नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ पर बात की गई है व्हेन यू फील लोनली। तो कहने का मतलब जब आप अकेलापन महसूस करते हो, तो इसके बारे में यहाँ पर अच्छे से चर्चा की गई है। तो कैसे ये होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें ज़िंदगी को कैसे जीना है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहने की हिम्मत करते हैं, जो कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर अकेलापन जो है उसको फेस कर सकते हैं। ओके, हम जो है आइसोलेट होकर रह सकते हैं, एकांतवास में हम रह सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे हम सुचेत हैं, चाहे हम कॉन्शियस हैं, चाहे हम अनकॉन्शियस हैं, ओके, चाहे हम बेहोश हैं, तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन के बारे में अवेयर रहते ही रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ से बचने की भी कोशिश करते हैं कि हम ऐसे माहौल में ना चले जाएं जहाँ पर हम जो है खुद अपने आप को जो है यहाँ पर अकेलेपन में लेकर चले जाएं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन से भी बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ओके, इसके थ्रू क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसे होती है जिसके थ्रू बार बार हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसकी वजह से ऐसा जो है यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि अकेलापन महसूस हो रहा है। ओके, एकांतवास जो है वहां पर जाने की यहाँ पर इच्छा हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो इसके आगे की हैं। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर भागने की कोशिश होती है। कैसे भागते हैं, अपने आप को किसी और चीज़ों, किसी और एक्टिविटीज़ में यहाँ पर अटैच कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात की गई है। ओके, या फिर जो यहाँ पर संसारिक जो भी एंटरटेनमेंट है। ओके, तो मोस्टली एंटरटेनमेंट के साधन तो यहाँ पर मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल गेम्स हैं। ओके, जो वीडियोज़ हैं अलग अलग, तो यहाँ पर उनके ऊपर जो है यहाँ पर अटैचमेंट कर ली जाती है इसी अकेलेपन से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि ऐसा फीलिंग क्यों होता है। तो यहाँ पर आंसर ये हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है, जो भी हम करते हैं, ओके, हमारा जो एटीट्यूड होता है, ओके, तो लेकिन दूसरा जो हमारा सोचने का तरीका है, ओके, ये सब चीज़ें हैं जो हमें जो है यहाँ पर आइसोलेट कर देती हैं, हमें अकेला कर देती हैं बाकियों से। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। हमारी एवरीडे की एक्टिविटी, हमारा एटीट्यूड और हमारा सोचने का तरीका, ये तीनों चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे ये तीनों चीज़ें चलेंगी, बिल्कुल वैसे ही हमारा जो है नेचर होता जाएगा, और जैसा हमारा नेचर होता जाएगा उतने ही बढ़िया हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे ज़िंदगी में। तो यहाँ पर अगर हमारे कोई नज़दीकी रिलेशनशिप्स भी हैं, हम उसके ऊपर काम भी करते हैं, लेकिन उस समय भी जो सोच है दिमाग में चल रही होती है किसी और ही चीज़ के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम अपने आप को एक सोच के हमने दायरे में बांध लिया है। ओके, जिसकी वजह से हम उस दायरे से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उसी जगह पर बार बार सोच सोच के जो है उसी जगह हमने एक जो है गुफा बना ली है अपनी। तो यहाँ पर इसी के रिजल्ट है कि इसी का यहाँ पर नतीजा निकलता है कि हम जो है आइसोलेशन की ओर बढ़ते जाते हैं। ओके, अकेलेपन की ओर बढ़ते जाते हैं। ओके, तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है जो आउटवर्ड थिंग्स हैं। आउटवर्ड थिंग्स यही जो बाहरी चीज़ें हैं। ओके, अगर किसी ने नई बाइक ले ली, ओके, नई कार ले ली, हम ये चीज़ खरीदेंगे, हम वो चीज़ खरीदेंगे, तो ये सब चीज़ें इनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है। ओके, ये सब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस चला जाता है। तो इन चीज़ों से बचना है। ओके, ये अंदर की शक्ति है, ये किसी ना किसी तरीके से जो है आपको यूटिलाइज करनी होती है। ओके, लेकिन इसको सही तरीका क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर बाहर की चीज़ों से हमें जो है ग्रेटर अटैचमेंट हो जाती है। ओके, बाद में इन्हीं चीज़ों के बाद में हमें जो अगर कोई इन चीज़ों को हानि होती है तो हमें दुख पहुंचता है। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो हमारी एक्टिविटी हो गई है वो सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब कि अपने आप के बारे में ही हम मोस्टली सोच रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है कि हम अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि हम कितने हेल्दी हैं, ओके, या कितने अनहेल्दी हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ये भी सोचते हैं कि हमें मेडिटेट करना चाहिए, हमें सही तरीके से यहाँ पर आसन लगाकर बैठना चाहिए। ओके, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, हमें चेंज लाना चाहिए, हमारे पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ें जो हम फॉलो करके चल रहे हैं। ओके, तो ऑथर भी यही बात बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करके चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सोच रहे हैं। ओके, ये सोचते जा रहे हैं, ऐसा सर्कल दिमाग के अंदर चलता जा रहा है। बेशक आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप रिलीजियस एक्टिविटी भी कर रहे हो ना, अगर सेवा भावना से कहीं पर सेवा भी कर रहे हो, तो तब भी आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जब तक चलती रहेंगी तब तक ये जो
अकेलापन है ये नहीं जाएगा। अगर आप देखो, सीधी सी बात है, जैसे आप जहां पर भी जा रहे हो ना, तो पूरा का पूरा जितने भी आपकी इंद्रियां हैं उनका सारा फोकस उसी काम के ऊपर दे दो, तभी उस काम को एंजॉय कर पाओगे। मतलब जिस काम को करना है उसी काम को एंजॉय करो, फिर बाकी के जो दिमाग की कोई कनेक्टिविटी है, थिंकिंग है, सोच है, उसको एक साइड पे रख दो। तो ऐसी आदतें डेवलप करनी होगी, ये कोशिश करने से आती हैं, एकदम से नहीं आती हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई बूढ़ा इंसान हो गया तो उसके लिए बहुत टफ है। जो यंग इंसान है वही अपने आप को जो है यहाँ पर चेंज कर पाएगा। तो ये उम्र बिल्कुल सही है, चेंज करो अपने आप को जहां पर भी खामियां लगती हैं। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है, जो एटर्नल सर्कल है, जो यहाँ पर अनाथ सर्कल है, ओके, जो यहाँ पर लगातार चलता जा रहा है समय के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर उसके साथ हमें जुड़ना है। ओके, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आगे ऑथर कह रहे हैं कि मैं हमेशा यहाँ पर परमात्मा के सामने बैठता हूँ। ओके, दूसरी दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ तो ये जो ऊपर की फीलिंग्स है उनके अंदर भी आती हैं। ओके, साथ ही साथ ये बैठते हैं। ओके, सिर्फ सोचते नहीं है, बैठते भी हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहे कि मैं अलाइटनमेंट, मतलब कि मैं उस अनाहत प्रकाश की ओर मैं जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा हूँ, और एक ना एक दिन यहाँ पर अपनी जिंदगी में मैं यहाँ पर अचीव कर लूंगा इसको। तो यहाँ पर देखो, सीधी सीधी बात यही बोली गई है कि हम हमेशा जो है अपना ही कंसर्न देखकर चलते हैं। ओके, तो अपने आप को ही यहाँ पर डिवोटेड रखते हैं अपने आप को। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेल्फ कंसर्न है ये होता है जो आपकी जो रोजाना जो ऑक्यूपेशन है, जैसा आप काम करते हो, जो भी आप यात्रा करते हो, जैसी भी आपकी रिलेशनशिप है, और जो भी आपका ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात बोल रहे हैं कि मैं यही सोचता हूँ। ओके, ये आपके ऊपर है कि आप जो आपकी जो आइसोलेशन की सेंस है ना, वो कैसे यहाँ पर उसको आप सही करोगे। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपने जो है अपनी रिलेशनशिप को कट ऑफ करना है पूरी तौर से। ओके, या फिर आपने आगे बढ़ना है। ओके, और कोई रिलेशनशिप आपने डेवलप करते रहना है, या फिर अटैचमेंट जो है अलग अलग चीजों से आपने बनाते रहना है। ओके, तो ये चीजें सोचने की हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों को ऊपर जो भी आपकी सोच है, थिंकिंग है, ओके, इसको थोड़ा सा विराम देना चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पे जाओ जहां पर सोच जीरो हो। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल मेडिटेशन करो, आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो जितने इसकी हो सके। ओके, एक ही बार में चीजें हाथ में नहीं आती हैं, पूरी पूरी जिंदगी भी लग जाती हैं, कईयों को एक साल में मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स के ऊपर अभी मैं नहीं जाऊंगा। ओके, फर्दर अगर लेक्चर होगा तो इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर यही चीज बात की गई है कि अकेलापन। ओके, तो इससे हमें कैसे सही होना है, अपना सोचने का तरीका, अपना एटीट्यूड, ओके, अपना बिहेवियर, इस सब चीजों को, आपकी जो एक्टिविटी है, इन सब चीजों को सही करना होगा। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। तो यहाँ पर जो भी कठिनाइयां इस बैंक को यहाँ पर थीं, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस इस बैंक को यहाँ पर था, तो इससे यहाँ पर ये बाहर निकला है। तो अभी के लिए यहाँ पर आरबीआई के ऊपर निगाहें टिकी हैं कि अब उनका क्या डिसीजन होगा, क्योंकि उनके डिसीजन के ऊपर ही यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी बैंक के। तो यहाँ पर पिछले काफी समय से लक्ष्मी विलास बैंक ट्रबल में चल रहा था, यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर रिकैपिटलाइजेशन भारत सरकार की ओर से नहीं किया गया था। फिलहाल देखो, भारत सरकार ने पिछले काफी समय में ऐसा किया है कि 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया जो भी यहाँ पर सरकारी बैंक है उनको दे दिया, कि उनका जो यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, जो उनके एसेट्स कम होते जा रहे हैं, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको हम बैड लोन भी बोलते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, इनको काबू पाया जाए, बैंक्स की जो फिजिकल सिचुएशन है वो खराब ना हो जाए। मतलब कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि बैंक्स दिवालिया हो जाएं। तो खुद से भारत सरकार जो है अलग अलग समय में 2.5 से 3 लाख करोड़ जो है यहाँ पर दे चुकी है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली है उनको। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे डिसीजन भारत सरकार ने लिए हैं, जैसे बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिया आपस में। ये शुरुआत हुई थी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक्स थे। तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी अलग अलग शाखाएं थी। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ओके, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। तो इसी तरह 7 अलग अलग यहाँ पर ब्रांचेस थी स्टेट बैंक की भी। तो पहले तो इन सबको मर्ज करके एक ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ओके, उसके बाद धीरे धीरे करके और भी जो बड़े सरकारी बैंक थे उनको भी आपस में मर्ज किया गया। जैसे रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर जो मर्जिंग हो रही है इसका मेन रीजन यही है कि जो छोटे बैंक है ना, वो वहां पर गड़बड़ी हो रही है, वो फाइनेंशियली वीक होते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आने वाले समय में उनकी हो जाएगी कि वो दिवालिया हो जाएंगे। अगर दिवालिया हो गए तो नुकसान होता है इकोनॉमी को। तो यहाँ पर
पहले ही, दिवालिया होने से पहले ही उनको एक बड़े बैंक के साथ जो कि अच्छा काम कर रहा है उसके साथ यहाँ पर मर्ज कर दिया जाता है। हालांकि कई बार जो अच्छा बैंक काम कर रहा होता है उसके ऊपर भी यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है जो छोटा बैंक है उसकी वजह से। तो आगे यहाँ पर इसी टॉपिक के ऊपर अच्छे से हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मी विलास बैंक, इसकी भी हालत ऐसी थी। तो यहाँ पर अब इसका जो स्टेक है, ओके, एक इसको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया टोटल। तो इसका जो एक स्टेक है वो खरीद लिया है सिंगापुर बेस्ड एक बैंक है जिसका नाम है डीबीएस बैंक। ओके, तो अभी के लिए जो ये लक्ष्मी विलास बैंक है ये उस डीबीएस बैंक का एक इंडियन सब्सिडरी बन चुका है। ओके, तो यहाँ पर ये डिसीजन यहाँ पर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी बात है, अगर यहाँ पर भारत सरकार को कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो यहाँ पर अच्छी बात है कि किसी बाहर के फॉरेन कैपिटल ने यहाँ पर इन्वेस्ट करके, ओके, अपनी एफडीआई लगाकर तो यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेक जो है लक्ष्मी विलास बैंक का वो खरीद लिया है। तो एक तरीके से अपनी जो उनकी बाहर की बैंकिंग प्रणाली है उसमें यहाँ पर इस बैंक को मर्ज कर लिया है। तो यहाँ पर बेटर है। ओके, तो यहाँ पर अच्छा होगा जो हमारा बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम है भारत में। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐसे बैंक जो लगातार जिनकी यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ती जा रही है तो उनको ऐसे इस तरीके से भी अगर हम सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली गई है। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई कि यहाँ पर जो विलय हुआ है ये सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक के साथ, तो इससे जो इक्विटी है, एक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उस लक्ष्मी विलास बैंक के, ओके, तो उनको भी एक जो है अच्छी यहाँ पर ऑप्शन मिल गई है। ओके, यहाँ पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करें कि सच में क्या सही ऑप्शन मिली है, क्या बेस्ट डील मिली है। देखो, पैसा लगा होता है सबका। ओके, अगर किसी ने बैंक खोला है तो किसी एक की रकम नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने उस बैंक को खोलने में पैसा लगाया होता है। तो यहाँ पर उनके ऊपर भी सोचना होता है कि उनकी रकम उनको वापस मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो ऑथर बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है, ओके, कि जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ओके, तो इनका क्या होगा। ओके, तो ये जो बैंक है ये करूर जगह है तमिलनाडु में, वहां पर बेस्ड बैंक है ये। तो अभी उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, अभी भी वो उदास हैं क्योंकि आरबीआई की ओर से अभी तक कोई भी यहाँ पर क्लू नहीं आया है। ओके, तो हालांकि आगे बात करें ये भी सच्चाई है कि यहाँ पर जो नए यहाँ पर इन्वेस्टर आ चुके हैं, जो यहाँ पर बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी इसको मर्ज कर लिया है अपने बैंक में, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर डिजर्व करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कोच जो भी चीज ली है उससे आगे क्या बेनिफिट वो यहाँ पर अपना सके। तो साथ ही साथ ये भी यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल शेयर होल्डर्स हैं उनको भी एक अच्छी डील यहाँ पर मिल चुकी है। ओके, उनको उनका जो पैसा रिकैपिटलाइज हो गया है। पहले पैसा अगर डूब जाता बैंक तो पैसा कुछ भी नहीं मिलना था, अभी चलो डूबने से पहले ही किसी ने खरीद लिया है तो आपको पैसा मिल जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर अच्छी डील है जो ट्रेडिशनल शेयर होल्डर्स थे उनके लिए भी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वो भी बहुत तरह के यहाँ पर सिग्नल्स देना चाहती है ऐसे मूव के बाद कि यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया कि आप ऐसे करो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कर रहे हैं कि भारत चाहता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है भारत में अच्छे पैमाने पर पहुंचे। ओके, तो यहाँ पर एक अगर बाहर का बैंक ही यहाँ पर एक अपनी सब्सिडरी बना रहा है, ओके, किसी इंडियन बैंक को खरीद के या मर्ज करके, तो अच्छी बात है। दूसरी यहाँ पर बात बोली गई है द फॉरेन बैंक दैट सेट्स अप एन इंडियन सब्सिडी इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग थ्रू ए ब्रांच इन इंडिया विदाउट ए सेपरेट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑन इट्स वेलकम टू बाय आउट इंडियन बैंक्स कंप्लीट विद देयर एक्सटेंडेड ब्रांच नेटवर्क। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बोली गई है कि भारत के लिए फायदेमंद है कि बाहर का कोई इन्वेस्टर आके यहाँ पर इंडिया का बैंक ही लेकर उसको मर्ज कर रहा है अपने बैंक में, साथ ही साथ उस बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं वो भी चली जाएंगी उसी बैंक के पास, जब भी जो सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक है उसके पास। तो यहाँ पर एक अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है इंडियन बैंक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐसा भी आने वाले समय में होता है तो भारत सरकार जितना पैसा खर्चा करती है रिकैपिटलाइज करने के लिए बैंकों को, तो वो नहीं करना पड़ेगा, तो वही पैसा किन्हीं और स्कीम्स के ऊपर लग जाएगा। हमारे ऊपर जो 100 लाख करोड़ का डेट हो गया है उसी को कम करने में लगाया जा सकता है ऐसा पैसा। आगे बात कर रहे हैं, तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अभी कैपेबल है टू सॉल्विंग ए बैंकिंग प्रॉब्लम विदाउट पुटिंग टैक्स पेयर मनी एट स्टेक। तो अभी वही बात जो मैं कर रहा था कि टैक्स पेयर्स की मनी जैसे 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ बैंकों को दे दिया ऐसे, तो वो हमारी टैक्स की ही मनी है जो यहाँ पर बैंकों को ऐसे ही दे दी गई है। तो गलती किन की है? जिन्होंने पैसा बैंकों से लिया है उन्होंने बैंकों को पैसा वापस किया नहीं है टाइम पे। ओके, तो उसके साथ जो बैंकिंग प्रणाली है, खासतौर पर जो सरकारी बैंकिंग प्रणाली है, उनका भी यहाँ पर दोष है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली अगर कोई सरकारी यहाँ पर जॉब हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ बात रहती है
कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर ज़रा से ज़रा लोन प्रोवाइड कर देगा, ओके, ज़रा ज़रा जो जितने भी बंदे ले आएगा लोन देने के लिए, तो उस हिसाब से इनकी जो है नंबरिंग होती है। ओके, इनको सैलरी मिल जाती है हर मंथ के बाद। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट बैंक्स की, तो वहाँ पर प्रेशर होता है इनके ऊपर काम करने का, तो उस हिसाब से इनकी सैलरी होती है। तो सैलरी का भी अगर हाईएस्ट पैकेज देखें तो प्राइवेट बैंक्स में ही ज़्यादा है, हालांकि यहाँ पर काम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ढील रह गई है कहीं ना कहीं पर जो सरकारी बैंक थे, इसीलिए इसी वजह से यहाँ पर एनपीएस बढ़ते गए। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, तो जो चौथी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर अभी के लिए अभी एक नया ट्रेड ब्लॉक जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पर इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, हालांकि जब यह बनना शुरू हुआ था तब इंडिया भी यहाँ पर सजेस्ट किया गया था, इंडिया भी यहाँ पर इसको ज्वाइन करेगा। लेकिन जब इसने कंप्लीट हो गया इसका पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर, पूरा प्रोसेस, तो जब इसने लॉन्च होना था इस ब्लॉक ने, तो यहाँ पर इंडिया ने मना कर दिया नवंबर 2019 में कि हम जो है इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसके जो पार्टनर्स हैं उन्हीं में से निकल कर आता है सिंगापुर। ओके, तो यहाँ पर जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एशियन कंट्रीज बोलते हैं, तो इसमें से 10 कंट्रीज निकलते हैं एशियन कंट्रीज में। तो ये सभी इस आरसीईपी के मेंबर हैं। साथ ही साथ जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये भी इसके मेंबर हैं। ओके, तो लेकिन इंडिया जो है यहाँ से बाहर हो गया। तो यहाँ पर यही चीज बोल रहे हैं कि इंडिया बेशक आरसीईपी से बाहर हो गया है, लेकिन फिर भी अपने फाइनेंशियल टाइज जो है वो एशिया के साथ यहाँ पर बनाकर चल रहा है। तो हमारे और डीप हो जाएंगे फाइनेंशियल टाइज एशिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ। ओके, सिंगापुर जो है इंडिया के मुकाबले उसकी टेरिटरी बहुत छोटी है, लेकिन उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है। ओके, तो उसका अगर आप एक्सचेंज रेट भी देखोगे तो वो इंडिया के रुपीस के मुकाबले काफी आगे है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी बात है अगर ऐसे मुल्कों के साथ जो है हमारा अच्छा रिलेशन हो रहा है, वो भी फाइनेंस के मैटर में। तो फाइनेंस में तो हमें अभी जरूरत है, तो बाहर से की जितनी भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एफडीआई आ सके उतना ही भारत के लिए अच्छा है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर बात करें एलवीबी की, तो यहाँ पर इंडिया में इसकी 560 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। ओके, तो यह एक वैल्यूएबल एसेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कोई इसको खरीदता भी है तो उसको भी आने वाले समय में फायदा होगा, जब जहाँ पर जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको दूर करेंगे उसके बाद में। तो यहाँ पर ऐसे जो बैंक से यहाँ पर अट्रैक्शन रहती है। ओके, जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, अगर हम डीबीएस बैंक की बात करें तो इसके अलावा और भी जो फॉरेन बैंक्स हैं वो यहाँ पर एक तरह की अट्रैक्शन होती है कि हाँ यहाँ ये बैंक है, इसके ऊपर हम जो इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फायदा होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर जो आरबीआई है, ओके, तो ये इसके ऊपर भी है कि इनको यहाँ पर जो है कैसे इस चीज को साउंड बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्टर्स भारत के जो यहाँ पर बैंकों की खराब हालत है उनके ऊपर आके इन्वेस्ट करें, खरीदें। ओके, उनको रिकैपिटलाइज करें। ओके, तो यहाँ पर आरबीआई को भी अच्छा जो है भूमिका निभानी होगी। तो यहाँ पर इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं, ओके, इनका जो पोटेंशियल है इनको भी ध्यान में रखना है आरबीआई को। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक क्लिक्स कैपिटल नाम की भी यहाँ पर एक संस्था है जो लोन प्रोवाइड करती है, ओके, कैपिटल प्रोवाइड करती है मॉनेटरी टर्म्स में। तो यहाँ पर आरबीआई की अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसको सही नहीं माना गया है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें आरबीआई को, तो आरबीआई क्या कर रही है, यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रही है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि आरबीआई जो ये डिसीजन लिया है, एलवीबी बैंक ने जैसे अपने जो स्टेक्स को बेचा है, ओके, मर्ज कर दिया है अपने आप को दूसरे बैंक, बाहर के फॉरेन बैंक में, तो इसके ऊपर कभी बोला ही नहीं अभी तक। तो यहाँ पर यही बात ऑथर कर रहे हैं कि जो जो पुराना स्टाइल है ना आरबीआई को कि चुप रहने का, तो यहाँ पर एज ए रेगुलेटर यह भी शोभा नहीं देता कि पुराने समय में ये सोचते कि साइलेंस इज गोल्डन, मतलब चुप रहना ही मतलब सही है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज अब नहीं चलेगी, आप यहाँ पर कुछ बोलो, नहीं तो ये एक तरह का ड्रास्टिक स्टेप हो जाएगा आपकी ओर से कि आप अगर कुछ बोलते ही नहीं रहे हो तो यहाँ पर जो है टेंशन में आ रहे हैं जो यहाँ पर ट्रेडिशनल जो शेयर होल्डर्स हैं वो, उनको यहाँ पर उनकी टेंशन दूर करनी है कि उनका क्या होगा, जिन्होंने पहले से पैसा लगा रखा था एलबीबी में। तो यहाँ पर उनको भी कुछ बोलना होगा। तो यहाँ पर अगर रेगुलेटर जैसे यहाँ पर आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर अपनी ही मनमानी करता है तो यहाँ पर कोई अच्छा ये चिन्ह नहीं है। अगर हम किसी देश को किसी को शो करना चाहते हैं कि हम देखो कितने इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री हैं, तो अगर आप चुप रह रहे हो, अगर आप अपनी ही मनमानी करते जा रहे हो, तो यहाँ पर अच्छा चिन्ह नहीं है। बाहर का इन्वेस्टर भी फिर 100 बार सोचेगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी है। तो यहाँ पर कुछ बोलो, जो भी आपका डिसीजन है वो भी आपको रखना होगा आरबीआई, क्योंकि आप सेंट्रल बैंक हैं, आपके ऊपर ही नजर है पूरे वर्ल्ड की कि आपके क्या कैसे डिसीजंस हैं, तो कैसे आप इकोनॉमी को यहाँ पर चला रहे हो। तो भारत की इकोनॉमी की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सेंट्रल बैंक डील करता है, और जो फिस्कल पॉलिसी है उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करके चलती है।
तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं सस्टेनेबल फ्यूल फॉर थॉट। तो यहाँ पर कौन से फ्यूल की बात की जा रही है, तो अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं हम सिविल एविएशन इंडस्ट्री की। जो फ्यूल वहाँ पर यूज़ होता है बहुत ही हाई क्वालिटी का वो फ्यूल होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ग्लोबल सिविल एविएशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कोविड-19 के चलते बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। जैसे पहले यहाँ पर नॉर्मली फ्लाइट्स होती थी इंटरनेशनल लेवल पर, वैसे अब नॉर्मलसी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि वैसे ही अलग अलग जो यहाँ पर देशों की सरकारें हैं उनकी ओर से भी यहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई जा चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने फ्लाइट करनी है तो बहुत सारे यहाँ पर नए रूल्स बनाए गए हैं जिसके तहत आपको गुजरना होगा, फिर आप जो है यहाँ पर फ्लाइट में बैठते हो। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ पर डिमांड है ना इस सिविल एविएशन इंडस्ट्री में वो बढ़ नहीं रही है, कि जो नए पैसेंजर्स हैं अभी बहुत परहेज कर रहे हैं यहाँ पर फ्लाइट के थ्रू जर्नी करने के लिए। तो यहाँ पर इसके तहत पहले से ही स्ट्रगल कर रही है और साथ ही साथ एक नया चैलेंज आ गया है जो यहाँ पर कि धीरे धीरे यहाँ पर अपीयर होगा। तो यहाँ पर सितंबर में जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पर पूरी की पूरी सिविल एविएशन को ऑर्गेनाइज करके चलती है, तो यहाँ पर इन्होंने एक वर्किंग पेपर जो है ये रिलीज किया है सितंबर में, जिसका नाम है कॉर्सिया एलिजिबल फ्यूल्स लाइफ साइकिल असेसमेंट मेथोडोलॉजी। तो ये साइड में इसका लिंक भी है, आप इसको पढ़ भी सकते हो अगर अच्छे से इस पूरे पेपर को पढ़ना है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इस पे जितने भी हाईलाइट्स की बातें हैं, जितनी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी नई जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे जो भी बायोफ्यूल्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे बाय एयरलाइंस। ओके, तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं बायोफ्यूल्स की। ओके, बायोमास से ये फ्यूल अभी तैयार करेंगे, तो उसके भी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि कैसे और कब यूज करेंगे। तो आगे यही बात कर रहे हैं कि जब ये नए नॉर्म्स आएंगे ना, तो यहाँ पर जो एयरलाइन इंडस्ट्री है यहाँ पर इनको फोकस किया जाएगा कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली बनो। ओके, मतलब कि आप वातावरण को भी ध्यान में रख के चलो कि आपके यहाँ पर देखो, आपने हवा में उड़ना होता है तो वहां पर भी पोल्यूशन होता है, जब इंजन चलता है एग्जॉस्ट होता है, तो वहां पर भी आप जो है एनवायरनमेंट को खराबी ना करो। तो इसके लिए यहाँ पर जो है बायोफ्यूल इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है आने वाले समय में। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो होगा लेकिन महंगा बहुत होगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसकी जो कंडीशंस हैं, ओके, जो भी एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस हैं, ओके, वो भी इस फ्यूल को यहाँ पर मीट करनी होगी। ओके, अंडर द कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस। ओके, तो इसी का जो है शॉर्ट फॉर्म बन रहा है कॉर्सिया। और ये जो टाइटर नॉर्म्स हैं कॉर्सिया के, ये 2023 से जो है यहाँ पर ये लागू होंगे। ओके, अभी इसका जो है पायलट फेज चल रहा है 2021-22 में। तो अभी की जो सिचुएशन है, तो यहाँ पर जो ICAO है, ओके, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरह का 2-fold क्राइटेरिया इसको फॉलो करके चल रही है कि कैसे जो है यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है कॉर्सिया एलिजिबल फ्यूल्स की, उसको यहाँ पर सर्टिफाई किया जाए। ओके, तो यहाँ पर 2-fold क्राइटेरिया है अभी के लिए। तो यहाँ पर 10% रिडक्शन होगी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस में ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द अप्लाइड फ्यूल एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल फ्रॉम बायोमास फ्रॉम लो कार्बन स्टॉक फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर बायोमास से ही फ्यूल की प्रोडक्शन की जाएगी आने वाले समय में। तो मोस्टली यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अच्छे से यहाँ पर एनवायरनमेंट को फोकस करके चलें। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो नया रेगुलेशन आएगा ना, अभी वो 2-fold क्राइटेरिया से यहाँ पर 12 का क्राइटेरिया हो गया। ओके, 2 से 12 तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जो नई एयरलाइंस हैं, ओके, तो यहाँ पर ऐसे फ्यूल्स वो तभी यहाँ पर यूज करेंगी जब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होंगी, ओके, जो भी इस फ्यूल को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगी, वो सभी सर्टिफाई होंगी बाय यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन स्कीम्स एवेल्युएशन ग्रुप। ओके, SCSEG। तो इस ग्रुप के अलावा जब तक सर्टिफाई नहीं होगा तब तक ये जितनी भी एयरलाइंस हैं वो यहाँ पर इस फ्यूल को यूज नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर ऑथर भी धन्यवाद कर रहे हैं कि 12 क्राइटेरिया बनाए हैं अलग अलग, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इन 12 क्राइटेरिया में से जो पहले 7 क्राइटेरिया हैं, तो उनमें से हैं जैसे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, दूसरा है कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, एयर कंजर्वेशन, वेस्ट एंड केमिकल्स। तो यहाँ पर ये पहले 7 यहाँ पर क्राइटेरिया जिनको ध्यान में रख के चलना है कि इनके ऊपर हमें फोकस करके चलना है कि इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर एयरलाइंस जो भी फ्यूल यूज कर रही हैं फिलहाल
आने वाले समय में इसी को चेंज करना है, सही करना है। तो यहाँ पर इसको मॉनिटर किया जाएगा बाय ICAO, ओके। सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसको, इन सातों के सातों क्राइटेरिया को यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा, ओके। साथ ही साथ अभी के लिए यहाँ पर 2 यूरोप बेस्ड प्राइवेट बॉडीज है जिनको यहाँ पर जो है शामिल किया जाएगा फॉर ऑथराइजेशन, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, और दूसरा है राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल बायोमटेरियल्स। तो ये 2 प्राइवेट बॉडीज हैं यूरोप से जिनको कि यहाँ पर ICAO के द्वारा लिस्ट किया जाएगा कि ये ऑथराइजेशन जो है कर सकती हैं इन 7 अलग अलग क्राइटेरियाज में। तो आगे की बात करें कि जो 5 बचती हैं बाकी, ओके। तो उनमें से जो 3 है, पहली वो है लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, लैंड यूज राइट्स एंड वाटर यूज राइट्स। तो इनको भी यहाँ पर जो है जिन जिन कंट्रीज से यहाँ पर ये चीजें ली जाएंगी, ओके, तो उन्हीं कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जो है इनको सर्टिफाई करेगी, ओके। मतलब जहां जहां पर भी ये चीजें होंगी, ओके, चाहे लेबर एंड ह्यूमन राइट्स है, लैंड यूज राइट्स है, चाहे वाटर यूज राइट्स, तो जिस भी कंट्रीज में वो फ्लाइट होगी, ओके, तो वहां पर वही कंट्री इन सब चीजों को यहाँ पर मेंटेन करके चलेगी, सर्टिफाई करके चलेगी कि हाँ भाई कंडीशन सही है इन सब चीजों की। और जो बाकी की 2 बचती हैं उसमें है कम्युनिटी डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी। इसका ध्यान जो है एयरलाइंस खुद रखेंगी, ये एयरलाइंस खुद इनको सर्टिफाई करेंगी। इनको यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो कोडिफाई कर दी जाएंगी कि आपने कैसे यहाँ पर काम करना है, पर उसको इन्होंने फॉलो करके चलना है आगे, ओके। तो यहाँ पर जो ICAO है, ओके, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डिक्लेयर कर दिया है कि इसकी इंटेंशन क्या है। तो इनकी इंटेंशन यही है कि ऐसा क्राइटेरिया बनाना है, टफ क्राइटेरिया बनाना है बाय अडॉप्टिंग लोअर कार्बन एविएशन फ्यूल्स। मतलब कि ऐसे एविएशन फ्यूल्स यूज करने हैं जो कि आने वाले समय में कार्बन कम छोड़े, ओके। तो यहाँ पर इस क्राइटेरिया को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा बाय 2024। तो यहाँ पर जो लो कार्बन एविएशन फ्यूल्स हैं, ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में भी यही बात बोली गई कि इनको यहाँ पर आने वाले समय में एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम टेक्नोलॉजी सच एज रीन्यूएबल इंटीग्रेटेड ऑयल एक्सट्रैक्शन, ओके। तो मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे जैसे एनवायरनमेंट को कम जो है हानि हो। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय रीन्यूएबल एनर्जी, ओके, गैस फ्लेयरिंग एंड फिगेटिव एमिशंस। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा कि एनवायरनमेंट को भी बचाकर चलना है जब ये लो कार्बन एविएशन फ्यूल्स डेवलप किए जाएंगे। तो एडिशनली और बात कर रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है फॉर LCAF is still under development and likely to be approved by ICAO by 2023। अभी के लिए यहाँ पर काम चल रहा है और 2023 तक यहाँ पर इसको अप्रूवल मिलेगी, ओके, और 2024 तक यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, ओके, LCAF का। तो LCAF मतलब वही है लो कार्बन एविएशन फ्यूल्स, ओके। तो यहाँ पर द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल and LCAF lies in the fact that ICAO has stated its intention of achieving net carbon neutrality by 2050। देखो 2023-24 की बात करें तो तब ये अडॉप्ट कर रहे हैं, ओके। तो टारगेट क्या है 2050 तक का कि अगर जितनी भी एयरलाइंस उड़े ना तो यहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी हो जाए, मतलब कार्बन ना हो, ओके। नेट कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब यही है कि एविएशन सेक्टर में ये कोई भी किसी भी तरह का कार्बन नहीं छोड़ रहे हैं। अगर कार्बन नहीं छोड़ेंगे, ओके, तो उसका एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा आने वाले समय में। तो टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि हमने अपने आप को सही करना है, ओके। तो अगर हम एवरेज लाइफ की बात करें ना, जब भारत आजाद हुआ था तो वहां पर 33 साल थी एवरेज उम्र एक इंडियन की, ओके। तो अभी ये 66 हो गई है, 66 से भी ऊपर जा रही है, 69 तक पहुंच गई है। तो ये टेक्नोलॉजी ही थी जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सुधार हुआ है, ओके। यहाँ पर जो हेल्थ है अच्छी से सुधरी है। तो यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है नए जमाने में, तो यहाँ पर उसको सही पॉजिटिव वे में हमने यूज करना है। तो यहाँ पर इसी इशू को ऊपर यहाँ पर ICAO काम कर रहा है इसके ऊपर। तो 2050 तक जो यहाँ पर है ये कोशिश कर रहा है कि कार्बन न्यूट्रलिटी जो है यहाँ पर इस सेक्टर में लाई जाए। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन एयरलाइंस ऑपरेटर के बारे में। तो अभी तक इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अंडर कोर्सिया। तो यहाँ पर जब तक अच्छे जो है हायर नॉर्म्स नहीं आते हैं बायोफ्यूल्स के ऊपर, ओके, और जो लो कार्बन फ्यूल्स हैं, ओके, इनके ऊपर, तो यहाँ पर ये कोशिश करेंगे जब हायर नॉर्म्स आते हैं और जब मैंडेटरी फेज 2 चालू होगा कॉर्सिया का, तब जो है इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि इनको भी यहाँ पर जो है काम करना होगा उसी तरीके से जैसे कि ICAO बोलेगा। तो यहाँ पर एयरलाइंस जो है अपनी जो जिम्मेदारी है उनको निभा सकेंगी,
जो कार्बन ऑफसेट्स हैं, ठीक है, उनको उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जैसे भी जो ऑथराइज प्रोग्राम्स होंगे उसके द्वारा इनको यहाँ पर काम करना होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर कौन सा फ्यूल चूज करना ये भी इनके ऊपर डिपेंड होगा। दो तरह की यहाँ पर फ्यूल्स की बात की जा रही है। ओके, ये डिपेंड करेगा जो भी डोमेस्टिक मार्केट होगा, ओके, उस हिसाब से जो भी यहाँ पर फ्यूल जिनको फिजिबल लगेगा वही फ्यूल जो है यहाँ पर यूज किया जा सकेगा। तो यहाँ पर दो तरीके की फ्यूल की बात की गई है। सबसे पहले है SAF और दूसरा है LCAF। तो SAF का मतलब है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और दूसरा है लो कार्बन एविएशन फ्यूल। तो यहाँ पर अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो जो LCAF है अभी ये न्यूली यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी है तो उसका अभी मास प्रोडक्शन की अगर बात करें तो अभी मुमकिन नहीं है। तो जो भी चीज़ अगर मास प्रोडक्शन में हो तभी वो चीज़ सस्ती होती है। जब तक उसका स्केल लिमिटेड हो तब तक जो है उसकी पैदावार कम होती है और उसकी जो महंगी है उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर अगर LCAF की बात करें तो मोस्टली जितनी भी एयरलाइन कंपनीज होंगी, ओके, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी इसको क्योंकि बहुत महंगी होगी अभी जो शुरुआती टर्म है उसमें। तो आगे बात कर रहे हैं इसी LCAF के बारे में। ये एक तरह का इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ओके। तो ए जीरो कार्बन सोर्स मे बी कमर्शियली अफोर्डेबल ओनली वेल आफ्टर द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड। मतलब कि अगले दशक के जब एंड होगा तब जाके ये अफोर्डेबल होगा जब इसकी प्रोडक्शन मास लेवल पर बननी शुरू हो जाएगी LCAF की, ओके, ओके। तो यहाँ पर अभी के लिए जो मिड टर्म ऑप्शन है तो वो SAF ही बचता है, वही दिख रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ओके, जैसे यहाँ पर US, फ्रांस, ब्राजील, चाइना की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी उनको फ्यूचर दिख रहा है कि यहाँ पर अभी तक जो है यहाँ पर एविएशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अभी भी इनका जो फ्यूचर है वो लिक्विड फ्यूल्स के ऊपर ही अभी निर्भर करेगा आने वाले समय में। तो ये जो कंट्रीज हैं ये सेटअप कर रही हैं SAF और इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटीज अपनी अपनी कंट्रीज में, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो स्टडी चल रही है, ओके, तो यहाँ पर उसके तहत यहाँ पर ये एस्टिमेशन यहाँ पर लगाया जा रहा है कि जो अवेलेबिलिटी होगी ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स इन इंडिया, उसका अगर एस्टिमेशन लगाएं कि कितना अवेलेबल होगा आने वाले समय में, तो डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 मिलियन टन्स ऑफ SAF कुड हेल्प द डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री अचीव 25% ब्लेंडिंग कैपेसिटी फॉर द टारगेटेड ट्रैफिक ऑफ 100 मिलियन पैसेंजर्स बाय 2030। तो यहाँ पर 25% जो यहाँ पर जो SAF बनेगा उसमें 25% ब्लेंडिंग होगी, ओके, ब्लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में। सो ब्लेंडिंग का मतलब जैसे यहाँ पर एथेनॉल को इस फ्यूल के साथ मिक्स किया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा, ओके, और एक तरह का नया फ्यूल बनाया जाएगा, इसीलिए हम इसको सस्टेनेबल वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो कि एनवायरनमेंट को कम हानि करेगा। जितना हम इसमें ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे, ओके, यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है इसके ऊपर भी हमने फोकस करना है और उसी हिसाब से यहाँ पर ब्लेंडिंग होती है। सो 2030 तक की बात कर रहे हैं कि जो है 25% तक हम ब्लेंडिंग कर पाएंगे अगर हम अपनी 100 मिलियन पैसेंजर्स की बात करते हैं बाय 2030, ओके। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ब्लेंडिंग कैपेसिटी वो भी कैसे बढ़ेगी, ओके। ब्लेंडिंग कैपेसिटी जैसे एथेनॉल की मात्रा बढ़ानी है तो उसके लिए भी हमें क्या क्या चीजें चाहिए उसके ऊपर भी यहाँ पर एस्टिमेशन की बात की गई है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, ओके, क्रॉप प्रोड्यूस। तो एज ए फीड स्टॉक इनको भी हमें जो है हमारे पास इसका बड़ा अकाउंट होना चाहिए, ओके। तो आगे यहाँ पर एडिशनल बर्डन की बात कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ सर्टिफिकेशन, ये भी बढ़ सकता है बाय 0.1% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके, अगर सर्टिफिकेशन की बात करें कि सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की, ओके, तो अपने आप में ये पड़ेगी $1500 से लेकर $2300 के बीच में पर टन, ओके। तो इसको अगर हम जो अभी का जो फॉजिल जेट है, ओके, फॉजिल जेट फ्यूल अगर उसके साथ कंपेयर करें तो ये 150 से 250% जो है ज्यादा कॉस्ट होगी, ओके। तो यहाँ पर आने वाले समय में जो लागत आएगी, ओके, जो लागत इन्वेस्टमेंट होगी वो भी जो है $710 मिलियन की होगी इन सच प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज आल्सो बीइंग एस्टिमेटेड। तो ये सभी एस्टिमेशन अभी तक लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर ये काम क्रिटिकल हो सकता है आने वाले समय में कि ऐसे SAF की प्रोडक्शन करनी और उसको अवेलेबल करवाना जितनी भी हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री हो उनको, जो कि वो जो बाहर के ग्लोबल जो मेजर ग्लोबल ऑपरेटर्स हैं, एयरलाइन ऑपरेटर्स, उनको कम्पीट कर सके अच्छे से। तो यहाँ पर कम्पीट तभी कर पाएंगे जब थोड़ा बहुत मुनाफे में चलेंगे, ओके। मोस्टली जितनी भी यहाँ पर एयरलाइंस चलती हैं, अगर पूरे साल का इनका खाता देखें तो मोस्टली एयरलाइंस जो है लॉस में होती हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो
अच्छे से ये भी प्रॉफिट करेंगी, तभी अच्छे से जो है compete कर पाएंगी ग्लोबल लेवल पर जो बाकी की एयरलाइंस है उनको। तो यहाँ पर इनको अच्छा फ्यूल प्रोवाइड करना है, एसएएफ प्रोवाइड करना है, इसकी अवेलेबिलिटी करनी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो सबसे पहले जो एसएएफ मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो इस फ्यूल को बनाएंगे, तो उनको अपना कलेक्शन सिस्टम जो है उसको एफिशिएंट करना होगा। सो किसको कलेक्शन करना है, कहने का मतलब जो भी ये यहाँ फार्मर्स हैं जो क्रॉप रेजिड्यू लेंगे, ओके, म्यूनिसिपल बॉडी से जो म्यूनिसिपल वेस्ट लेंगे, होटल से या रेस्टोरेंट से जो भी यहाँ पर बचा कुचा खाना होता है वो लेंगे अपने फीड स्टॉक को बढ़ाने के लिए, तो वहां पर उनको अच्छा इंसेंटिव देना है सबको, ओके। और साथ ही साथ क्या करना है, अपना जो प्रोडक्शन है ना उसको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो प्रोडक्शन है उसकी यहाँ पर उसके स्केल को बढ़ाना होगा, ओके। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन जो है करनी होगी, तभी इसका जो कॉस्ट होगा, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और कम दाम में जो है यहाँ पर एविएशन सेक्टर को वो जो फ्यूल है वो अवेलेबल होगा। आखिर में यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर ब्लेंडिंग होगी उसकी जो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट का जो मैंडेट है, ओके, वो कम से कम यहाँ पर कहा जा रहा है 3 से 5% होगा इन द जेट फ्यूल्स, ओके। सो पूरा जो जेट फ्यूल होगा तो उसका जो 3 से 4% जो है वहां पर उसकी ब्लेंडिंग होगी उसमें। तो यहाँ पर इसको भी एक टाइम मैनर में जो है इसको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है तो इन्होंने यहाँ पर अपना टारगेट रखा हुआ है कि वो 0.2% ब्लेंड जो है फॉर एडवांस्ड फ्यूल्स, ओके, तो ये करेंगे इन ट्रांसपोर्ट बाय 2022, 1% बाय 2025 एंड 3.5% बाय 2030। और भारत को यहाँ पर कहा गया है कि भारत यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से सीख सकता है। तो आगे भी बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो ये पहले से इनका टारगेट है कि 2050 तक जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर जीरो एमिशन करना है पूरे यूरोप में, ओके। तो यहाँ पर इसी के तहत ये यहाँ पर ब्लेंडिंग की भी बात कर रहा है और ब्लेंडिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। भारत को भी यहाँ से जो है यहाँ पर अच्छे से सीख लेने की जरूरत है। हमारी एविएशन इंडस्ट्री वैसे ही इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती जैसे अमेरिका की करती है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स आ जाते हैं, यहाँ पर लोग बहुत कम जो है यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, ओके, बहुत कम यहाँ पर ट्रैवल करते हैं इंडिया में। तो इसलिए यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर जितनी भी फ्लाइट्स चलती हैं मोस्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है ज़्यादातर यहाँ पर होती हैं। तो इसको सही करना है, तो यहाँ पर अच्छा सस्ता फ्यूल जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर जो है हमें देखकर चलना होगा। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।